नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् पड़मीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पैड़ी समुक्कित्तड़म बोच्छम। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज द्वारा रचित श्री गोमटसार कर्मकांड जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी बंध तत्व के अंतर्गत सभी 14 मार्गणाओं में बंध त्रिभंगी की संयोजना समझ रहे हैं। और इस संयोजना में 3 भंग बनते हैं, बंध योग्य, अबंध योग्य और बंध विच्छिन्न प्रकृतियां। किस गुण स्थान में कौन से जीवों के कितनी प्रकृतियों का बंध होता है, कितनी प्रकृतियां अभी बंध नहीं हो रहा है भविष्य में होगा, और कितनी प्रकृतियों की उस गुण स्थान में विच्छुत्ति होती है, इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अभी जो वर्णन चल रहा है अपना मार्गणाओं के आधार पर चल रहा है, जिसमें अपन सभी ने 14 मार्गणाओं के अंतर्गत गति मार्गणा पर अपनी चर्चा पूरी होने के बाद कल की कक्षा में अपन ने इंद्रिय मार्गणा पर भी चर्चा पूर्ण की थी। कल की कक्षा में अपन ने इंद्रिय मार्गणा के जो 5 भेद बन रहे थे, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीव, इनके 2 भाग किए थे। एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक का एक अलग ग्रुप बनाया था और पंचेंद्रिय जीवों का अलग ग्रुप बनाया था। जो एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जितने भी जीव थे उन सभी की एक समान व्यवस्था बताई गई थी। उन सभी में प्रारंभ के 2 ही गुण स्थान होते हैं। दूसरा गुण स्थान जो होता है वो निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में ही होता है। पर्याप्त अवस्था में तो एक पहला गुण स्थान ही होता है, जबकि पंचेंद्रिय जीवों में संपूर्ण 14 गुण स्थान बनते हैं। इन सभी के किस गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की विच्छुत्ति वगैरह है, इसको अपन ने कल की कक्षा में समझ लिया था। अब कल की कक्षा में जो अपन ने एक गाथा देखी थी, उसमें उस गाथा का प्रथम चरण अपन ने देख लिया था, वो इंद्रिय मार्गणा से संबंधित था। अब जो बाकी के 3 चरण और बचे हैं, वो अगली जो मार्गणा है काय मार्गणा, उस काय मार्गणा से संबंधित है। आज अपन जो चर्चा करेंगे वो काय मार्गणा भी करेंगे। काय मार्गणा के कितने भेद किए गए थे? काय मार्गणा के अंतर्गत अपन 60 काय जीव बोलते हैं, तो 6 प्रकार के जीव हो जाते हैं। 60 काय में 5 तो होते हैं स्थावर काय, पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, और एक होता है त्रस कायक। जब अपन इनके स्वरूप को समझेंगे तो अपन को पता चलेगा कि ये जो 5 स्थावर काय हैं, ये तो 5 स्थावर हैं, और स्थावर है तो इनके एक इंद्रिय होगी, इसका मतलब ये एक इंद्रिय जीव कहलाएंगे। तो जो अभी इंद्रिय मार्गणा अपन पढ़ करके आए हैं, उस इंद्रिय मार्गणा में जो व्यवस्था एक इंद्रिय जीवों की बताई गई थी, मतलब एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रियों के जो कर्मों का बंध अबंध बताया गया था, वही व्यवस्था यहां पर 5 स्थावरों में चलेगी, क्योंकि ये पांचों भी एक इंद्रिय जीव हैं। जब एक इंद्रिय है तो वही व्यवस्था चलेगी। अब दूसरी व्यवस्था देखें, दूसरी व्यवस्था में क्या आएगा? यहां आएंगे त्रस्काय जीव। त्रस्काय जीवों में कौन कौन आएंगे? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। चूंकि जब हम त्रस्काय का एक ग्रुप बनाएंगे, भले उसमें 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीव हैं, लेकिन अपन जो कथन करेंगे वो उत्कृष्ट कथन करेंगे। अभी अपन ने देखा कि जब इंद्रिय मार्गणा में ग्रुप बनाए थे तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय को एक इंद्रिय में सम्मिलित किया था। एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक का पूरा एक ही ग्रुप बना था, उनकी बंद की व्यवस्था वैसी थी। पंचेंद्रिय का अलग था। अब इधर देखें, जब काय मार्गणा अपन लगाएंगे तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय विकलत्रय जीवों को पंचेंद्रियों में सम्मिलित कर दिया, क्योंकि ये त्रस जीव है, इनके त्रस नाम कर्म का उदय होता है।
जब तृष्णाम कर्म का उदय होगा तो फिर इनका जो वर्णन किया जाएगा वो पंचेंद्री की अपेक्षा से किया जाएगा, क्योंकि इनमें पंचेंद्री है और सबसे ज्यादा उत्कृष्ट यदि गुणस्थान बनेंगे तो वो पंचेंद्रियों के बनेंगे। तो यहां जब त्रस्काय का वर्णन करेंगे तो इन त्रस्काय में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री को पंचेंद्री की अपेक्षा से ही वर्णन किया जाएगा। हालांकि जब अपन अलग अलग अपेक्षाएं लगाएंगे तो अलग अलग वर्णन होगा। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री की यदि पर्टिकुलर जीव की बात की जाएगी तो अलग वर्णन होगा, जब त्रस मार्गणा की बात की जाएगी तो अलग वर्णन होगा। तो यही तो अपन को मार्गणाओं में समझना है कि 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री ये जो बीच के जीव हैं, जब इंद्री मार्गणा का कथन हुआ तो इनको एक इंद्री में जोड़ दिया। जब त्रस मार्गणा का कथन होगा, काय मार्गणा का, तो उसको त्रस जीवों में जोड़ देंगे। अब कैसे इनकी व्यवस्था बनेगी इसको अपन जब चार्ट बनाएंगे तो समझ में आएगा। गाथा अपन देख रहे थे 114 नंबर की, इसको फिर से उच्चारण कर लेते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझेंगे। कल की कक्षा में अपन ने इसका अर्थ नहीं समझा था। देखें, पहले उच्चारण करें। पंचिंदियेषु ओघम, पंचिंदियेषु ओघम, एयखे वावणफदीयन्ते, एयखे वावणफदीयन्ते, मणोविदुगम मणुवाहु, मणोविदुगम मणुवाहु, उच्चमणहिते उभाउम्हि, उच्चमणहिते उभाउम्हि, पंचिंदियेषु ओघम, एयखे वावणफदीयन्ते, मणुविदुगम मणुवाहु, उच्चमणहिते उभाउम्हि। देखो इधर क्या बता रहे हैं, पंचिंदियेषु ओघम, ये जो आधा चरण था, एक चरण अपना, वो तो अपन ने इंद्री मार्गणा में पढ़ लिया कि जो इंद्री मार्गणा के 5 प्रकार के जीव होते हैं उसमें से 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के जीवों का वर्णन पिछली गाथा में किया था। तो यहां पर इस गाथा में प्रथम चरण में पंचिंदियेषु ओघम, 5 इंद्री जीवों में ओघ के समान व्यवस्था चलती है, सामान्य कथन चलता है, वो इधर इन्होंने क्लियर कर दिया। अब अपन को यहां से काय मार्गणा शुरू हो रही है। एयखेवा वणफदीयन्ते, वनस्पति जिनके अंत में है। वनस्पति किसके अंत में है? जब अपन 5 स्थावरों को पढ़ते हैं तो वनस्पति सबसे अंत में आती है। तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और फिर वनस्पति का एक, ऐसे 5 भेद करते हैं। तो जिनके अंत में वनस्पति है, ऐसे जो 5 स्थावर काय जीव हैं उनके एयखेवा, उनके एक इंद्री के समान ही व्यवस्था लगानी है। किसके समान व्यवस्था लगानी है? जो हमने एक इंद्री जीवों का वर्णन किया है, जो बंद अबंध बंद विच्छुत्ति की व्यवस्था है, बंद त्रिभंगी का वर्णन एक इंद्रियों में किया है, वही वर्णन 5 स्थावर कायकों में लगेगा। अब देखो व्यवस्था समझने का प्रयास करना। सबसे पहले यहां जब 5 स्थावर काय की बात की तो क्या कहा, जैसा एक इंद्रियों में वर्णन है वैसा समझना। अब अपन एक इंद्री मार्गणा खोलते हैं तब इधर बताया था एक इंद्रियों में क्या, जैसा अपर्याप्तक जीवों में वर्णन किया था वैसा समझना। फिर अपर्याप्तक जीवों में अपन जाएंगे तो पहले अपन को मनुष्य मिलेंगे, इधर से बैक चलेंगे तो अब मनुष्यों में देखेंगे कि मनुष्य पर्याप्तकों का वर्णन कैसा है, तो उधर कहेंगे जैसा हमने त्रियंच लब्ध पर्याप्तकों का वर्णन किया वैसा है। कुल मिलाकर के अपन यहां से जब बैक जाएंगे तो फिर अपन को कहां तक पहुंचना है? त्रियंच लब्ध पर्याप्तकों तक पहुंचना है। जैसा वर्णन त्रियंच लब्ध पर्याप्तक जीवों का है वही वर्णन मनुष्य लब्ध पर्याप्तकों का है, वही वर्णन एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री जीवों तक का है, और वही वर्णन यहाँ पर पृथ्वी कायक से लेकर के वनस्पति कायक तक स्थावर काय का है। तो कोई कठिन नहीं है, समझने की दृष्टि है। एक वर्णन याद हो गया या एक व्यवस्था हम समझ गए तो ये हमें सारी व्यवस्थाएं अपने आप समझ में आ जाएंगी। अब वही लब्ध पर्याप्तक का वर्णन अपन को निकालना है। लब्ध पर्याप्तक जीवों में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? अपन ने देखा था 109 प्रकृतियों का बंध होता है, 11 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। उन 11 प्रकृतियों में क्या है? अपन ने देखा था सुर चतुष्क, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक अंगोपांग, इन 4 का बंध नहीं है। सुर आयु, निरय आयु, मतलब देवायु और नरक आयु का बंध नहीं है। इसके बाद अपन देखते हैं नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी का भी बंध नहीं है। आहारक द्विक, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग का भी बंध नहीं है, और तीर्थंकर, इसका भी बंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लब्ध पर्याप्तक जीव है, और लब्ध पर्याप्तक जीव जो होगा
एक इंद्रियों का वर्णन, लब्ध पर्याप्तकों का वर्णन या स्थावरों का वर्णन एक समान है। ये अगले भाव में देव नहीं बनेंगे, ये अगले भाव में नारकी नहीं बनेंगे। जब इनको देव और नारकी नहीं बनना है तो देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, देवायु और नरक आयु, इन 6 प्रकृतियों का बंध क्यों करेंगे? इनको बनना ही नहीं है। 6 प्रकृतियां ये हो गई। दूसरी चीज अपन देखेंगे तो फिर है आहारक द्विक और तीर्थंकर प्रकृति। ये तो पहले ही गुण स्थान में रहते हैं और तीर्थंकर प्रकृति का बंध 4थे गुण स्थान में होता है। आहारक द्विक का बंध 7वें 8वें गुण स्थान में होता है। तो इन 3 प्रकृतियों का भी बंध ये लोग नहीं करेंगे। तो 6 और 3 कितनी हो गई? 9 प्रकृतियां हो गई। इसके साथ ही जब इनको देव और नारकी नहीं बनना है तो बैक्टीरियक द्विक का भी बंध नहीं करेंगे। इसीलिए 11 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा। कुल मिलाकर के 8 प्रकृतियां तो देव और नरक से संबंधित हैं। देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, देवायु, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु, बैक्टीरियक शरीर, बैक्टीरियक अंगोपांग, ये पूरा अष्टक हो गया। ये पूरी 8 प्रकृतियों का बंध लब्ध पर्याप्तक जीव नहीं करेंगे, एक इंद्रिय जीव नहीं करेंगे, स्थावर जीव नहीं करेंगे और साथ में तीर्थंकर प्रकृति और आहारक द्विक का नहीं करेंगे। तो ये 11 प्रकृतियों का बंध इनके नहीं होगा, शेष का बंध होगा। अब विशेषता देखनी है, क्या 5 स्थावरों की सेम व्यवस्था चलेगी? नहीं, 5 स्थावरों में सेम नहीं है, क्योंकि 5 स्थावरों की जो पर्याय है उसको समान नहीं माना गया। इनमें पृथ्वी का एक, जल का एक और वनस्पति का एक, ये 3 जो स्थावर काय हैं ये थोड़े से उत्कृष्ट माने गए और जो वायु का एक और अग्नि का एक जीव है इनको निकृष्ट पर्याय माना गया। जब इनको निकृष्ट पर्याय माना और बाकी 3 को उत्कृष्ट माना है तो कुछ तो विशेषता आएगी। अपन सभी ने देखा जो देव होते हैं, देव मर करके एक इंद्री बन जाते हैं। कौन कौन से देव बन जाते हैं? भवनवासी, व्यंत, ज्योतिषी और सौधर्म ईशान स्वर्ग के देव, बस इतने ही देव बनते हैं। तो इतने देव जो एक इंद्री बन रहे हैं वो किस किस में जाते हैं? वो पृथ्वी काय में जा सकते हैं, जल काय में जा सकते हैं, वनस्पति काय में जा सकते हैं। वायु कायक और अग्नि कायक में वो नहीं जाते। वो वायु कायक और अग्नि कायक का बंध नहीं करेंगे, उन निकृष्ट पर्याय में नहीं जाते। तो यहां पर भी वायु कायक और अग्नि कायक की कुछ विशेषता होगी। ये भी कौन सी प्रकृति का बंध कर रहे हैं, कौन सी का नहीं कर रहे हैं, ये अपन को देखना पड़ेगा। जैसे देव मर करके एक इंद्री बन सकता है लेकिन वायु कायक अग्नि कायक में नहीं जाएगा, इसी तरह से ये जो वायु कायक, अग्नि कायक या अन्य 5 स्थावर हैं ये मर करके कौन कौन सी गति में जा सकते हैं? अपन ने 11 प्रकृतियों में देख लिया, देव और नरकों में तो जाना ही नहीं है। क्या बचा है इनके पास? केवल मनुष्य बची या त्रियंच पर्याय बची, ये 2 ही तो पर्याय बची है। तो अब इधर अपन नीचे की लाइन पढ़ेंगे तो क्या लिखा? मनोदुगम। मनोदुगम का मतलब है मनुष्य संबंधी द्विक, मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी। फिर क्या लिखा? मनोव आयु यानी मनुष्य आयु। और क्या लिखा? उच्चम और उच्च गोत्र। इन 4 प्रकृतियां का बंध नहीं तेऊ बाउमी, तेज कायक और वायु कायक में नहीं होता है। इसका मतलब समझें अब आप लोग कि तेज कायक और वायु कायक जीव जितने हैं ये देव और नारकी का तो बंद कर ही नहीं रहे हैं, साथ ही मनुष्य का भी बंद नहीं करेंगे। ये जो अग्नि कायक, वायु कायक जीव है इनके लिए मरण के बाद केवल एक ही गति है, त्रियंच गति। ये मरने के बाद त्रियंच ही बनेंगे, मनुष्य भी नहीं बनेंगे। बाकी पृथ्वी, जल और वनस्पति ये तो मर करके मनुष्य बन सकते हैं, लेकिन ये अग्नि कायक और वायु कायक जीव मरण करके ये त्रियंच ही बनेंगे। अपन सभी ने नरकों में भी देखा था, 7वें नरक के जीव ये 4 प्रकृतियों का बंध नहीं करते। इन 4 का बंध करते हैं तो केवल तीसरे चौथे गुण स्थान में बंध करते, पहले दूसरे गुण स्थान में वो भी बंध नहीं होता। मनुष्य आयु का तो होता ही नहीं है। तो वो जो 3 प्रकृतियों का बंध तीसरे चौथे में कर रहे हैं वो भी केवल एक बंध की दृष्टि से कहा गया, उसका उदय नहीं आएगा। वो सब संक्रमित होकर के त्रियंच रूपी उदय में आएंगे, क्योंकि सप्तम नरक के नारकी को त्रियंच ही बनना है। इसी तरह से ये सारे जितने जीव हैं, तेजस कायक और वायु कायक, ये सारे जीव अगले भाव में मर करके कहां जाएंगे? नियम से त्रियंच ही बनेंगे। तो ये गाथा अपन को समझ में आ गई होगी। अब यहां जब अपन 5 स्थावर कायकों का चार्ट बनाएंगे तो 3 स्थावर कायकों का चार्ट अलग बनेगा और 2 का अलग बनेगा। पृथ्वी, जल और वनस्पति का अलग बनेगा। उनमें 109 प्रकृतियां बंध योग्य होंगी। और जब अपन अग्नि कायक और वायु कायक का करेंगे तो ये 4 प्रकृतियां और घट जाएंगी, तो फिर 105 प्रकृतियां बंध योग्य होंगी। गुणस्थान क्या है? गुणस्थान, अब गुणस्थान को भी समझे।
जो प्रारंभ के पृथ्वी, जल और वनस्पति है, इन तीन में तो प्रारंभ के दो गुण स्थान बनेंगे, पहला भी और दूसरा भी। जैसा अपन ने एक इंद्रियों में बनाया था, अभी एक इंद्रियों में दो गुण स्थान बनाए थे, सासादन भी बनाया और मिथ्याद भी बनाया। लेकिन वो सासादन गुण स्थान कब बना था? निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में। पर्याप्तक होते होते जैसे ही शरीर पर्याप्ति पूर्ण करेगा, दूसरा गुण स्थान अपने आप पहले गुण स्थान में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि दूसरे गुण स्थान का काल बहुत कम है। इसी तरह से इधर होगा, जल का एक, पृथ्वी का एक और वनस्पति का एक, इनमें निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में दूसरा गुण स्थान बनेगा। लेकिन जो वायु का एक और अग्नि का एक जीव है, इनमें पहला ही गुण स्थान होता है, दूसरा भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई भी जीव जो यहाँ दूसरे गुण स्थान में मरण कर रहा है, वो दूसरे गुण स्थान में मरण करने वाला जीव एक इंद्रियों में उत्पन्न हो सकता है, लेकिन एक इंद्रियों में भी वो सूक्ष्म जीवों में उत्पन्न नहीं होता है, वो लब्ध पर्याप्तकों में उत्पन्न नहीं होता है, वो अग्नि कायक और वायु कायकों में उत्पन्न नहीं होता है। ये व्यवस्था कहां बनी? ये कहां लिखा है? ये लिखा है अगली गाथा में। अगली गाथा पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से स्पष्ट होगा कि दूसरे गुण स्थान वाला जीव मरण करके अग्नि कायक और वायु कायकों में नहीं जाता। दूसरे में मरण करके एक इंद्रिय तो बनेगा, पृथ्वी, जल और वनस्पति तो बन जाएगा, लेकिन अग्नि कायक वायु कायक नहीं बनेगा, क्योंकि दूसरे गुण स्थान वाले के परिणाम जो हैं वो गिर तो रहे हैं, लेकिन अभी इतने नहीं गिरे हैं कि वो वायु कायक और अग्नि कायक में जाएगा। इतने नहीं गिरे हैं कि वो पृथ्वी, जल और वनस्पति में भी सूक्ष्म पर्याय में जाएगा, सूक्ष्म में नहीं जाएगा, बादर ही बनेगा। अग्नि कायक वायु कायकों में नहीं जाएगा और लब्ध पर्याप्तक नहीं बनेगा, वो नियम से पर्याप्तकों में जन्म लेगा। निर्वृत्त पर्याप्तक बनेगा, फिर पर्याप्तक बनेगा। ऐसा नहीं है लब्ध पर्याप्तक बन जाए और एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं की उसके पहले ही मरण हो जाए। वनस्पति कायक बनेगा तो वनस्पति कायकों में भी साधारण शरीर वाला नहीं बनेगा, प्रत्येक शरीर वाला बनेगा। कितनी सारी विशेषताएं हैं, ये अगली गाथा पढ़ेंगे तो इसमें अपन को स्पष्ट होगा। आइए देखें अगली गाथा। णहि सासणो अपुण्ये, णहि सासणो अपुण्ये, साहारण सुहुम गेयते उदुगे, साहारण सुहुम गेयते उदुगे, ओघम तस्मण वयणे, ओघम तस्मण वयणे, ओराले मणुव गई भंगो, ओराले मणुव गई भंगो, णहि सासणो अपुण्ये, साहारण सुहुम गेयते उदुगे, ओघम तस्मण वयणे, ओराले मणुव गई भंगो। देखो क्या लिखा है इसमें, णहि सासणो, सासणो यानी सासादन सम्यक दृष्टि, दूसरे गुण स्थान वाला जीव नहीं जाता है। कहां कहां नहीं जाता है? अपुण्य, अपर्याप्तकों में उत्पन्न नहीं होगा। दूसरे गुण स्थान में मरण करने वाला जीव अपर्याप्तक का मतलब लब्ध पर्याप्तकों में नहीं जाएगा। साधारण, साधारण शरीर वालों में नहीं जाएगा, जिनके साधारण शरीर नाम कर्म का उदय होगा उनके नहीं जाएगा। सुहुंगे अर्थात सूक्ष्म नाम कर्म का जिनका उदय है उनके भी नहीं जाएगा। और तेऊ दुगे और तेजस द्विक अर्थात तेजस का एक और वायु का एक, इन दोनों में नहीं जाएगा। यदि दूसरे गुण स्थान में कोई जीव मरण कर रहा है और दूसरे गुण स्थान में मरण करने वाले जीव के इन चार प्रकार की प्रकृतियां होंगी, इन चार प्रकार की प्रकृतियों का बंध यदि उसने पहले से कर लिया है तो वो पहले गुण स्थान में आकर के मरण करेगा, और यदि उसने दूसरे गुण स्थान में मरण किया है तो इन चार का बंध भी नहीं किया होगा, तभी इसमें जाएगा। तो क्या है? सासणो यानी सासादन सम्यक दृष्टि, अपुण्य अपर्याप्तकों में, लब्ध पर्याप्तकों में नहीं जाएगा, साधारण शरीर वालों में नहीं जाएगा, सूक्ष्म शरीर वालों में नहीं जाएगा, और तेऊ दुगे स्पष्ट कर दिया। इसका मतलब हो गया कि तेऊ दुगे, अपन को यहां पर तेऊ दुग से मतलब है, तो जो 5 स्थावर हैं उसमें 3 स्थावर पृथ्वी, जल और वनस्पति का एक, इन 3 के अपन 2 गुण स्थान बनाएंगे, पहला भी और दूसरा भी, और जो तेजस कायक और वायु कायक का बनेगा उनका केवल एक पहले गुण स्थान का चार्ट बनेगा। दूसरी व्यवस्था क्या समझी अपन ने कि जो प्रारंभ के 3, जो पृथ्वी, जल और वनस्पति, ये 3 स्थावर कायक हैं, इनमें 109 प्रकृतियां बंध योग्य है, और जो अग्नि कायक वायु कायक है इनमें 105 प्रकृतियां बंध योग्य होती हैं। इस तरह से ये गाथा अपनी हो गई और इसमें काय मार्गणा पूरी हो जाएगी। अब इसका अपन पहले चार्ट बनाते हैं, फिर इस चार्ट के बाद फिर अपन अगली लाइन पढ़ेंगे। तो अगली लाइन में बताएंगे ओघम तस, जैसे अपन ने देखा था पंचेंद्रियेषु ओघम, पंचेंद्रिय जीवों में ओघ के अनुसार, इसी तरह से त्रस जीवों में भी
कोघ के अनुसार बनाना है। तो जैसा अपन ने पंचेंद्रियों का लगभग चार्ट बनाया था, संभवतः वैसा ही अपना चार्ट 30 जीवों का भी बनेगा। आइए अब अपन दोनों चार्ट बनाते हैं और इस मार्गणा को अपन पूरा करेंगे, फिर आगे की गाथा और पढ़ेंगे। आगे की गाथा में क्या लिखा देखें। अब यहां पर अपन कौन सी मार्गणा दिख रहे हैं? काय मार्गणा। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे काय मार्गणा। और इस काय मार्गणा में किसके बारे में बात कर रहे हैं? पृथ्वी का एक, जल का एक और वनस्पति का एक। ये अपन को अभी 3 को देखना है। फिर इसके बाद अपन अग्नि का एक और वायु का एक का बाद में देखेंगे। अब इन 3 में भी कितनी प्रकृतियां अपनी बंध योग्य हैं? 120 में से 11 का बंध नहीं होगा, 109 का ही होता है। ये 11 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? देख ले, इधर लिखे अपन सुर चतुष्क। सुर चतुष्क का बंध नहीं है। फिर इसके बाद देवायु और नरकायु का बंध नहीं है। देवायु नरकायु। फिर नरगति और गत्यानुपूर्वी, इसका बंध नहीं है। और फिर इसके बाद आहारक, द्विक और तीर्थंकर। इन 11 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। इसको अपन बार बार समझ चुके हैं, फिर भी लिखना इसीलिए है क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। ध्यान से देखें, ये लब्ध पर्याप्तकों में है। लब्ध पर्याप्तक जीव इन 11 का बंध नहीं करता। निर्वृत्त पर्याप्तक की बात करते हैं तो निर्वृत्त पर्याप्तक जीव के चारों आयु का बंध नहीं होता है और नरगति नरगत्यानुपूर्वी का बंध नहीं होता। उधर 6 प्रकृतियां आती हैं। अब निर्वृत्त पर्याप्तकों में किसकी बात कर रहे हैं? अपन किसी मनुष्य की या देव की बात कर रहे हैं, या 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री की बात कर रहे हैं? यदि अपन 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री की करेंगे तो वो फिर तीर्थंकर का भी नहीं करेगा। और यदि अपन किसी मनुष्य की या देव की बात कर रहे हैं तो वो इनका बंध करता है, लेकिन कहां करता है? चौथे गुण स्थान में करेगा। तो ये सारी स्थितियां अपन को देखनी पड़ती हैं, इसके बाद ही अपन को वर्णन करना है। तो अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? जो लब्ध पर्याप्तकों में 11 प्रकृतियां बंध योग्य नहीं है, वही प्रकृतियां यहां पर भी बंध योग्य नहीं है। तो अपन ने वो 11 प्रकृतियां घटा दी। अब इसके बाद अपन यहां से चार्ट बनाएंगे। क्या चार्ट बनेगा? यहां से पहले अपन गुण स्थान, फिर बंध योग्य, फिर अबंध योग्य, फिर बंध विच्छिन्न प्रकृतियां। अब क्या होगा? इधर लिख लें अपन गुण स्थान, बंध योग्य, बंध के अयोग्य, फिर बंध विच्छिन्न। ठीक है, और फिर इधर इतनी प्रकृतियां। अब ध्यान से देखें कितनी प्रकृतियां हैं? 109। गुण स्थान इनमें कौन से बनेंगे? पहला भी बनेगा और दूसरा भी बनेगा। दूसरा जो बनेगा ये निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में बनेगा, पर्याप्तक में नहीं बनेगा। ये अपन को ध्यान रखना है। अब इधर देखें, पहले गुण स्थान में क्या स्थिति बनेगी? 109 प्रकृतियां बंध योग्य हैं, तो 109 रहेंगी। इधर 0 होंगी। विच्छुत्ति कितनी प्रकृतियों की होगी? पहले गुण स्थान में 16 की विच्छुत्ति होती है। 16 में से इधर कितने की विच्छुत्ति होगी? 13 की। 13 की क्यों हो रही है? क्योंकि नरगति, नरकायु और नरगत्यानुपूर्वी ये 3 प्रकृतियों का तो बंद ही नहीं कर रहा, और इन 16 में 3 प्रकृतियां आती हैं तो 3 घट गई, ये 13 हो गई। अब अपन ने पिछली गाथा में एक नियम पढ़ा था कि चूंकि सासादन गुण स्थान निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में होता है और सासादन गुण स्थान खत्म होते ही उसका मिथ्यात्व गुण स्थान शुरू हो जाता है निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में, तो वो जब आयु का बंध करेगा तो वो पर्याप्त अवस्था में ही करेगा। निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में किसी भी आयु का बंध नहीं होता। निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में, लब्ध पर्याप्तक में तो होता है। लब्ध पर्याप्त अवस्था में मनुष्य आयु त्रियंच आयु का बंध होता है, लेकिन निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में किसी भी आयु का बंध नहीं होता। जब वो पर्याप्तक बनेगा तब बंध करेगा। वो पर्याप्तक जब हो जाएगा तो गुण स्थान पहला हो जाएगा, तो फिर जो दूसरे गुण स्थान की जो बंध योग्य प्रकृतियां थी, जो मनुष्य आयु और त्रियंच आयु थी, इसकी विच्छुत्ति कहां होगी? इसकी विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में ही हो जाती है। इसीलिए अपन ने इधर 2 प्रकृतियां बनाई थी। कौन कौन सी? मनुष्य आयु और त्रियंच आयु की। क्लियर हुआ? तो ये कितनी प्रकृतियां हो गई? 15 प्रकृतियां हो गई।
अब ये 15 जब विच्युति इधर पहले गुण स्थान में हो जाएगी तो दूसरे गुण स्थान में क्या स्थिति बनेगी, इधर अपन अयोग्य में 15 लिख देंगे, इधर 109 में से 15 माइनस कर देंगे तो 94 प्रकृतियां आ जाएंगी। इधर फिर विच्युति अपन करेंगे तो जो 25 प्रकृतियों की विच्युति कर रहे थे, 25 में जब चूंकि अपन त्रियंच मनुष्यों की बात करते हैं तो 6 प्रकृतियां और जुड़ जाती थी, तो 31 हो जाती है। 31 में से ये 2 घट गई तो इधर 29 बचेंगी। इस तरह से ये चार्ट बनेगा किसका, पृथ्वी कायक का, जल कायक का और वनस्पति कायक का। अग्नि कायक और वायु कायक का कैसा चार्ट बनेगा, उसके लिए अपन क्या करेंगे, इधर ही बना लेते हैं। ये नीचे अपन बना रहे हैं अग्नि कायक और वायु कायक का, अग्नि कायक प्लस वायु कायक। अब इनके क्या स्थिति बनेगी, इनके 4 प्रकृतियां और जुड़ जाएंगी इन 11 में, तो कितनी हो जाएंगी, 15 प्रकृतियां ही हो जाएंगी। अब 120 में से 15 माइनस करेंगे तो केवल 105 प्रकृतियों का बंध होगा। वो 4 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य आयु और उच्च गोत्र। तो इधर केवल पहला गुण स्थान ही होना है, दूसरा गुण स्थान बनता ही नहीं है। तो पहले गुण स्थान में बंध योग्य प्रकृतियां कितनी होंगी, 105 होंगी। अबंध योग्य में 0 आ जाएंगी। और विच्युति कितने की होगी, 13 प्रकृतियों की होगी, क्योंकि पहले गुण स्थान में जो 16 प्रकृतियों का विच्युति होती है उनमें से ये 3 नहीं है, बाकी 13 प्रकृतियां वो बंध भी करता है, उनकी विच्युति भी करेगा। तो ये बन गया अपना अग्निकायक और वायु कायकों का चार्ट। इस तरह से अपना 5 स्थावरों का चार्ट बन गया। अब इसके बाद अपन तिरस्कायकों की बात करेंगे। तिरस्कायकों के लिए कैसा चार्ट बनेगा, इधर इन्होंने स्पष्ट लिख दिया, तिरस्कायकों में ओघ के समान लगाना है। तो ओघ के समान कैसे लगना है, जैसा अपन सामान्य कथन पढ़ा था बिल्कुल सेम वैसा ही बनेगा। आइए संक्षेप में बना लेते हैं। देखें अब किसका बना रहे हैं अपन, तिरस्काय का। तो अपन इधर लिख ले तिरस्काय मार्गण, ठीक है। अब इधर अपन ने कॉलम बनाएंगे, ऊपर से ही सीधा बना लेते हैं, ये अपने कॉलम बन जाएंगे, ठीक है। इधर हो जाएगा गुण स्थान, बंध योग्य, ये अबंध योग्य और ये बंध विच्छित्ति, ठीक है। संक्षेप में अपन लिख दे रहे हैं, ये प्रकृतियां लिख देंगे। यहां कितनी प्रकृतियां बंध योग्य है, ओघ के समान है तो पूरी 120 प्रकृतियां हैं। वही अब आप लोग रिवीजन करें जो अपन ने सामान्य कथन शिविर आदि में पढ़ा हुआ है। पहले गुण स्थान में प्रकृतियां 120 है, 3 अबंध में रहेंगी, 117 अबंध में, 16 की विच्छुत्ति, 3 तीर्थंकर प्रकृति और आहारक द्विक। दूसरे गुण स्थान में 16 3 ये कितनी हो जाएंगी, 19, तो 19 अबंध में आएंगी, 101 बंध में आएंगी। इधर विच्छुत्ति 25 की। तीसरे में इधर 25 16 कितनी हो गई, 41 प्लस फिर 3 ये हो गई अबंध की, फिर प्लस 2 आयु का बंध नहीं होगा, देवायु का और मनुष्य आयु का, तो 2 ये हो गई। तो कितनी हो गई, 41 3 44 2 46। इधर कितनी हो जाएंगी, 74, विच्छुत्ति 0 की। चौथे में आएंगे तो ये कितनी हो जाएंगी, 25 16 41 प्लस, अब ये 3 में से तीर्थंकर का बंध होगा, आहारक द्विक का नहीं होगा, तो 2 ये, तो कितनी हो गई 43। इधर कितनी हो जाएंगी 77, विच्छुत्ति 10 की। फिर 5वां गुण स्थान बनेगा, ये 43 10 कितनी हो जाएंगी 53। इधर कितनी हो जाएंगी 67, विच्छुत्ति 4 की। फिर 6वां गुण स्थान आ गया, 6वें में क्या होगा 53 में ये 4 जुड़ जाएंगी तो ये 57। फिर इसके बाद इधर जब 57 है तो इधर कितना हो जाएगा, ये 63। विच्छुत्ति कितनी होगी 6 प्रकृतियों की। अब 7वां गुण स्थान आएगा, 7वें में अबंध योग्य जोड़ो। अब ये तो अब ये 57 अपन जो कर रहे थे ये 55 होंगी और 2 प्रकृतियां अपनी आहारक द्विक की थी, अब 2 का बंध होने लगेगा। जब 2 का बंध होने लगेगा तो 2 प्रकृतियां इधर अपन घटा देंगे। 57 में 6 जोड़ेंगे तो कितनी हो गई 63, 63 में से 2 प्रकृतियां ये घट गई तो इधर बचेंगी 61 प्रकृतियां और इधर कितनी हो जाएंगी 59। 7वें में विच्छुत्ति कितने की होती है, 1 प्रकृति की। क्लियर हुआ, ये 7 गुण स्थान तक हो गया। अब 8वें तक के बाद से देखते हैं। देखें अब 8वां देखें, 8वें गुण स्थान में क्या स्थिति बनेगी, अबंध में। देखें अबंध में कितने हो जाएंगे, पहले की 16, दूसरे की 25, तीसरे की 0, चौथे की 10, 5वें की 4, 6वें की 6, 7वें की 1। इनको जोड़ दो, 16 25 41, 10 51, 4 55, 6 61 और 1 62।
इधर 62 हो जाएंगी, तो इधर कितनी हो जाएंगी 58। इधर विच्छुत्ति कितने की होगी 36 की, फिर 9वां गुण स्थान। इधर 62 में 36 जोड़ेंगे तो 98। इधर कितनी बचेंगी 22। इधर विच्छुत्ति 5 की, 10वां गुण स्थान। 10वें में ये हो जाएंगी 103, यहां बचेंगी 17 और इधर हो जाएंगी विच्छुत्ति 16 की। 11वें में क्या स्थिति बनेगी, ये 119, इधर 1, इधर 0। 12वें में ये 1, 119, इधर 0। 13वें में इधर 1, इधर 119 और इधर 1 प्रकृति जो सातावेदनी थी उसकी भी विच्छुत्ति। 14वें गुण स्थान में ये 0, इधर 120 और इधर फिर विच्छुत्ति का काम ही नहीं है। तो इस तरह से ये त्रस जीवों का पूरा वर्णन हो गया। त्रस ओघम। अब एक और विशेषता देखें, बहुत अच्छी विशेषता, आपको मजा आ जाएगा। मजा इसलिए आ जाएगा क्योंकि ज्यादा चार्ट नहीं बनाना पड़ेगा। इसमें क्या लिख दिया, ओघम तस मण वैड़े ओराले मणुव गई भंगो। अब इसके बाद काय मार्गणा के बाद जो अगली मार्गणा है वो कौन सी मार्गणा है, योग मार्गणा। योग मार्गणा के कितने भेद करते हैं, योग मार्गणा के अपन 15 भेद करते हैं। जब 15 भेद करेंगे तो 4 मन योग के होंगे, 4 वचन योग के होंगे, 7 काय योग के होंगे। तब इधर इन्होंने लिखा कि ओघम तस मण वैणे। त्रस जीवों का जैसा अपन ने चार्ट बनाया है ये त्रस जीवों का ओघ के समान है, तो मनोयोगियों का और वचन योगियों का भी ओघ के समान है। ओघ के समान का मतलब जहां जितने गुण स्थान होंगे उस गुण स्थान पर्यंत की बंध विच्छुत्ति उसी तरह से लगी। तो अब मनोयोग और वचन योग के लिए अलग से चार्ट नहीं बनाना है, वो सेम चार्ट यही बनेगा, क्योंकि मन योग वचन योग भी कहां तक पाया जाता है, 13वें गुण स्थान तक पाया जाता है। तो पूरे 13वें गुण स्थान तक के ये विच्छुत्ति तक पर्यंत तक पूरा चार्ट सेम यही बनेगा। तो अपन लोगों ने जो इधर अभी त्रस काय लिखा है इसके साथ साथ यही लिख लो मन योग और वचन योग, या आप लोग अलग से लिखना चाहें तो ये त्रस काय मार्गणा हो गई, काय मार्गणा पूरी हो गई। जब योग मार्गणा का अलग से चार्ट बनाना शुरू करें तो सेम यही चार्ट बना लें, मन योग और वचन योग वहां पर हेडिंग डाल लें। तो यही चार्ट बनना है, कहीं कोई अंतर आने वाला नहीं। अब मन योग वचन योग हो गया। अब इसके बाद कौन सा बचा, काय योग। काय योग के कितने भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं, जिसमें औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रियक काय योग, वैक्रियक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग। तो अब जो आगे 3-4 गाथाएं आ रही हैं उन 3-4 गाथाओं में इन्हीं 7 प्रकार के काय योग की चर्चा कर रहे हैं। देखें इसमें क्या लिखा, ओराले मणुव गई भंगो। ओराले, ओराले का मतलब औदारिक काय योग में। अब किसकी बात कर रहे हैं, औदारिक काय योग की बात कर रहे हैं। मनोयोग वचन योग का चार्ट अब हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि सेम यही चार्ट है, यही हेडिंग में लिख लें, त्रस काय, मनोयोग और वचन योग, ये सेम बनना है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ओराले औदारिक काय योग में क्या होगा, मणुव गई भंगो। मणुव गई यानी मनुष्य गति के समान भंग बनना है, मनुष्य गति के समान। अब मनुष्य गति में कैसा बनाया था, जो अपन गति मार्गणा पढ़ चुके हैं उसमें अपन ने नरक गति, त्रियंज गति, मनुष्य गति और देव गति बनाई थी। तो जो मनुष्य गति बनाई थी उस मनुष्य गति के समान चार्ट यहां पर बनेगा। अब सोचने वाली बात है, जरा विचार करें, यहां पर भी मनुष्य गति का जब बात कर रहे हैं तो मनुष्य गति में भी 14 गुण स्थान होते हैं, तो पूरे 14 ही गुण स्थान बनने हैं। जब पूरे 14 ही गुण स्थान बनने हैं, औदारिक काय योग भी 13वें गुण स्थान तक होता है, मनोयोग वचन योग भी 13वें गुण स्थान तक है, तो फिर यहां पर ऐसा क्या डिफरेंस कर दिया। यहां पर सीधा लिख देते कि मण वैणे ओराले तस ओघम, मतलब ओराल को भी औदारिक काय योग को भी मन वचन की तरह ही ओघ के समान लिख देते, क्योंकि ओघ के समान का मतलब जब त्रस कायकों का ओघ हो रहा है, सामान्य कथन है, मन और वचन का भी सामान्य कथन है, तो यहां मनुष्य गति के समान क्यों लिखा। अब जब आप चार्ट मिलाएंगे, मनुष्य गति का मिलाओ और ये ओघ वाला सामान्य चार्ट मिलाओ, कहीं ना कहीं अंतर आपको मिलेगा। ये है बारीक दृष्टि। अपन लोगों को, हम भी जब सोचे तो ऐसा ही लगा कि ये तो सब एक समान ही है, मनुष्य गति के समान क्यों लिखा, इधर ओघ के समान लिख देते, त्रस कायकों के समान लिख देते तो भी काम चल जाता। लेकिन अंतर आएगा। अंतर कहाँ आ रहा है, केवल एक छोटा सा अंतर आ रहा है। वो अंतर है कि मनुष्य गति में अपन ने एक विशेषता देखी थी कि जो चौथे गुण स्थान में 10 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है,
उन 10 प्रकृतियों में से 6 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति दूसरे गुण स्थान में हो जाती है। तो दूसरे गुण स्थान में 31 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है और फिर चौथे गुण स्थान में केवल 4 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। बस ये अंतर अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि मनुष्य गति में यही चीज थी। औदारिक कायोग किसके बनेगा? औदारिक कायोग मनुष्य और त्रियंचों के ही बनेगा, देव और नारकियों के नहीं बनेगा। इसीलिए सामान्य कथन नहीं लिखा, क्योंकि मनुष्य और त्रियंचों के ही जो चीज बन रही है तो फिर मनुष्य और त्रियंचों के अनुसार करना पड़ेगा। अब मनुष्य त्रियंचों के जब अपन करेंगे तो मनुष्य त्रियंचों में अपन ने देखा था कोई भी मनुष्य और त्रियंच आगामी मनुष्य और त्रियंच आयु का बंध दूसरे गुण स्थान तक ही करता है, और उस मनुष्य त्रियंच से संबंधित औदारिक शरीर है, वज्र सवनारा सहनन है, मनुष्य का पूरी आयु थी, वो सब दूसरे गुण स्थान तक ही बंद होना है। तो वो 6 प्रकृतियां अपन जब दूसरे में जोड़ेंगे तो अपन जब चार्ट बनाएंगे तो सेम 8वें गुण स्थान से तो यही बनना है, 8वें गुण स्थान से तो यही रहेगा। केवल अंतर आएगा जो दूसरे गुण स्थान में विच्छुत्ति अपन 25 की लिख रहे हैं वहां 31 लिखना पड़ेगा, और जो चौथे गुण स्थान में जो 10 प्रकृतियों की विच्छुत्ति लिख रहे हैं वो 4 लिखना पड़ेगा। बस इतना सा अंतर आएगा। तो अपन इसका चार्ट और बना लेते हैं, फिर बाकी जो शेष कथन होगा अपना 116 17 नंबर की गाथा 18वें गाथा वो अपन कल की कक्षा में देखेंगे। आइए इसमें क्या अंतर आ रहा है वो बता रहे हैं। तो 8 गुण स्थान से तो यही बनेगा, आप इसी को उतारिएगा। 7 गुण स्थान तक का हम बनाए दे रहे हैं, ठीक है। देखें, जब अपन औदारिक काय योग का चार्ट बनाएंगे तो अपन को ये त्रस काय हटा करके इधर क्या लिखना पड़ेगा? औदारिक काय योग, औदारिक काय योग मार्गणी, ठीक है। अब इसको देखें, पहले गुण स्थान में प्रकृतियां वही 120 रहेंगी, 120 का बंध होता है, 120 का बंध करेंगे। लेकिन क्या होगा? पहले गुण स्थान में इधर 3 होंगे, इधर 117 होंगे, विच्छुत्ति 16 की। अब दूसरे गुण स्थान में बस देखना है, दूसरे गुण स्थान में इधर 16 प्लस 3 ये कितनी हो गई? 19। इधर कितनी हो जाएंगी? 101। अब विच्छुत्ति कितने की होगी? 31 प्रकृतियों की। बस ये अंतर आएगा। अब तीसरा गुण स्थान करेंगे तो इधर क्या होगा? 16 में अब 31 जोड़ेंगे अपन, प्लस 3 प्रकृतियां ये हो गई। इसके बाद अपन अब इधर क्या जोड़ते थे? 2 प्रकृतियां जोड़ते थे, क्योंकि दोनों आयु कर्म अपन लगाते थे। लेकिन अब मनुष्य आयु तो इसमें आ गई 31 में, तो इधर अब कितनी बची? केवल 1 बची, देवायु। तो इधर अब 1 ही जोड़ना है। तो अब कितनी हो जाएंगी? 16 और 31 कितनी हो गई? 47, 3 ये 50 और 1 51। ये जब 51 होंगी तो 120 में से 51 माइनस करेंगे तो ये बचेंगे अपने 69। विच्छुत्ति कितने की होगी? 0 की। अब चौथा गुण स्थान आएगा। चौथे गुण स्थान में क्या होगा? ये 16 प्लस 31, ये 2 को जोड़ेंगे। अभी 3 प्रकृतियां थी, 3 में से तीर्थंकर का बंध होने लगेगा, 2 प्रकृतियां आहारक द्विक की रहेंगी। तो ये बचाएंगे कितनी? 16, 31, 47, 2 49। जब ये 49 होंगी तो इधर कितनी हो जाएंगी? 120 में से 49 माइनस करेंगे तो ये 71 हो गई। इधर विच्छुत्ति कितने की होगी? 4 की। अब 5वां गुण स्थान देखें, 5वें गुण स्थान में क्या होगा? ये 49 और 4 कितने हो जाएंगे? ये 53 हो जाएंगे। और ये 71 में से 4 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 67। और विच्छुत्ति कितने की होगी? इधर अपने सामान्य से जो 4 की चल रही थी वो चल। बस यही अंतर आना है, केवल अंतर यहां बदलेगा। यहां अंतर क्या बदल गया? इधर 101 था, बिल्कुल सही है, ये भी 19 था, ये भी सही है। एक इधर बदल गया, 25 की जगह 31 हो गया। इधर की संख्या बदलेगी, ये इधर 69 हो गई। इधर की संख्या बदलेगी, इधर 71 हो गई। इधर की बदल गई 51, 49। 5 में से ये बिल्कुल वापस वो ही सेम आ जाएगा। ये 53 होंगी, ये 67 होंगी, ये 4 होंगी। फिर इधर अपन जोड़ देंगे तो ये 57 हो जाएंगी, ये 63 हो जाएंगी, फिर सेम चलेगा। बस इतना सा अपन को अंतर करना है। तो 5वें गुण स्थान के बाद सेम वैसा ही चार्ट बनेगा। ये केवल चार्ट यहां तक अपन को बनाना था, ये बन गया। इसको पूरी तरह से आप लोग कंप्लीट करके बनाइए। फिर इसके बाद जो अगली क्लास अपनी लगेगी कल, उस क्लास में अपन 116 नंबर गाथा से फिर आगे देखेंगे। औदारिक मिश्र में क्या होगा, बैक्रियक मिश्र में क्या होगा, आहारक मिश्र में क्या होगा, और कार्बन काय योग में क्या होगा। तो यहां तक अपना औदारिक काय योग तक का 115 गाथाओं का वर्णन हो गया। शेष कथन को अपन अब कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।